जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की बेहद ही लेटेस्ट जानकारी एक बार फिर से आप लोगों को हमारे इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। सारी की सारी जानकारी बेहद ही उपयोगी है, आगामी परीक्षाओं के लिए आपके काम आएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा और जो भी जानकारी दी जा रही है उसे जरूर अपनी कॉपी पे जरूर इसे नोट कर लीजिए, ताकि आगामी किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से पहले साथियों आप ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट्स का आप सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन करके जा सकें और करंट अफेयर्स के प्रश्नों का आसानी से आप उत्तर दे सकें। तो दोस्तों, देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी यहाँ पे। तो आज की जो सबसे पहली जानकारी है वह है दोस्तों शिलांग से सिलचर तक हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी को लेकर। अब ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे मेघालय की राजधानी है शिलोंग और असम में शहर दोस्तों सिलचर। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग से लेकर सिलचर तक दरअसल NH06 पर, ठीक है, नेशनल हाईवे 06 पर दोस्तों हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ आपको बता दें। सबसे पहले तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी दी है। कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी दी है। हाँ दोस्तों, यहाँ से इसे याद रख लेंगे साथियों। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी दी है, अर्थात शिलोंग से सिलचर तक हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति के द्वारा दोस्तों प्रदान की गई। अब ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा मेघालय की राजधानी शिलोंग से लेकर के असम के सिलचर तक इसका निर्माण होगा और दोस्तों NH6 पर, जी हाँ, नेशनल हाईवे संख्या 6 पर इसका निर्माण दोस्तों किया जाएगा। तो याद रख लेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी लेते हैं। दोस्तों, लिवरपूल बना प्रीमियर लीग चैंपियन 2024-25। अब ऐसा है दोस्तों कि प्रीमियर लीग चैंपियन 2024-25 का खिताब लिवरपूल ने अपने नाम किया है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों दरअसल ऐसा है कि लिवरपूल ने 2024-25 सीजन में प्रीमियर लीग खिताब जीतकर फुटबॉल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। अब यह नया अध्याय कैसे जुड़ा है तो जरा इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि लिवरपूल ने इंग्लिश टॉप डिवीजन में, ठीक है, यहां से देखेंगे दोस्तों, लिवरपूल ने इंग्लिश टॉप डिवीजन में इंग्लिश टॉप डिवीजन में अपना 20वां खिताब जीता है दोस्तों। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक ऐतिहासिक जीत है, ठीक है, अपना 20वां खिताब जीता है। अब दोस्तों लिवरपूल की टीम ने कौन सी टीम को हराया? तो साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लिवरपूल की टीम है इसने दोस्तों टॉटेनहम हॉटस्पर हॉटस्पर, ठीक है, ये टीम का नाम है। और लिवरपूल की टीम ने टॉटेनहम हॉटस्पर को दोस्तों 5-1 से, ठीक है ना, 5-1 से हराया। याद रखेंगे, टॉटेनहम हॉटस्पर को 5-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और दोस्तों ये जो लिवरपूल का है ये कितना खिताब है? तो ये दोस्तों 20वें नंबर का प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब है, ठीक है ना। तो यहाँ से याद कर लेंगे लिवरपूल जो है वो 2024-25 प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है।
दोस्तों लिवरपूल की टीम ने इंग्लिश टॉप डिवीज़न में अपना 20वां खिताब जीता है, जो कि एक ऐतिहासिक जीत है। अब तक सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली टीम में से ये हो गई है। अब दोस्तों लिवरपूल की टीम ने टॉटेनहम हॉटस्पर की टीम को 5-1 के अंतर से हराकर यह कारनामा किया है, यह खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नागाई लंका में नई मिसाइल परीक्षण रेंज की रखी आधारशिला और भारत की रक्षा क्षमताओं को मिलेगी नई दिशा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, दरअसल ऐसा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नागाई लंका में नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। दोस्तों अब ये क्या है साथियों, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो नागाई लंका में जो नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई, तो दोस्तों इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो सबसे पहले तो आपको बताया दोस्तों कि इसका जो संबंध है दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य से यह संबंध रखता है और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, ठीक है, यह स्थापित किया जाएगा, यह स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों इसके निर्माण में कुल 1460 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। ठीक है, तो इसकी लागत कितनी है दोस्तों? 1460 करोड़ रुपए 1460 करोड़ रुपए दोस्तों इसकी लागत है। और दोस्तों इसके बारे में और भी कुछ आपको बता दें कि दरअसल ये जो नागाई लंका जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो दरअसल ये नागाई लंका मिसाइल परीक्षण रेंज जो है ये DRDO के द्वारा दोस्तों विकसित किया जा रहा है और इसकी लागत कितनी होगी? तो 1460 करोड़ रुपए होगी। और दोस्तों पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, इसकी आधारशिला रखी गई और निश्चित तौर पे ये भारत की रक्षा क्षमताओं को एक प्रकार से बढ़ाने का काम करेगा, एक प्रकार से वृद्धि देने का काम करेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, नागाई लंका में नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में यह स्थापित किया जाएगा दोस्तों। और इसकी लागत कितनी है? तो 1460 करोड़ रुपए। और किसके द्वारा निर्मित हो रहा है? तो DRDO के द्वारा, अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों इसका जो स्थापना है वो किया जा रहा है। लागत कितनी आ रही है? 1460 करोड़ रुपए की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है विझिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह। अब दोस्तों विझिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की बात हो रही है, साथियों यहाँ पे आपको इसके बारे में बता दिए चर्चा में क्यों है, जरा इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। दरअसल ऐसा है कि 2 मई 2025 को 2 मई 2025 को विझिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। याद रखेंगे, PM अर्थात प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। अब दोस्तों ये विझिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ये है कहाँ? तो साथियों इसे आप लोग याद कर लेंगे। ये दोस्तों ये कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना, केरल के तिरुवनंतपुरम में है। केरल के तिरुवनंतपुरम में दोस्तों ये स्थित है, ठीक है ना। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों इसका किया गया। अब दोस्तों ये जो बंदरगाह है ना, ये देश का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह होगा। तो अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखेंगे इसको। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? देश का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 2 मई 2025 को किया गया। अब दोस्तों ये विझिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है कहाँ? तो दोस्तों ये दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम में है। याद रख लेंगे, केरल के ये
तिरुवनंतपुरम में है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी है भारत की खेल रणनीति में नया अध्याय, कंपाउंड तीरंदाजी को मिला टॉप्स स्कीम में स्थान। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा है कि भारत की खेल रणनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है और इसके तहत दोस्तों कंपाउंड तीरंदाजी को टॉप्स स्कीम में शामिल किया गया है, इसमें स्थान दिया गया है। दोस्तों ये टॉप्स है क्या, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों टॉप्स के बारे में आपको बता दूं कि दरअसल इसका फुल फॉर्म होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अब दोस्तों ये जो कंपाउंड तीरंदाजी का खेल है, ठीक है, इसमें टॉप्स स्कीम में इसको शामिल किया गया है। दोस्तों ऐसा है कि टॉप्स स्कीम में कुल ऐसे 6 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें कि कंपाउंड तीरंदाजी भी एक है। और यह निर्णय दोस्तों कब लिया गया, तो दरअसल यह निर्णय दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा साथियों लिया गया कब, जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, ठीक है ना, कंपाउंड तीरंदाजी को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में इस खेल को दोस्तों शामिल किया। और इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में, ठीक है, एक नया खेल अध्याय जोड़ते हुए दोस्तों क्या होता है, कंपाउंड तीरंदाजी को भी इसमें शामिल किया था। अब दोस्तों ये दरअसल टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम क्या है, तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना, मैं आपको बता दूं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य एथलीटों को प्रशिक्षण देना। योजना का मुख्य उद्देश्य है एथलीटों को प्रशिक्षण देना, पोषण के अतिरिक्त खेल कूद विज्ञान, कोचिंग और अन्य आवश्यक क्षेत्रों में वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता करना, वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता देना। साथियों इसके बारे में फिर से हम लोग बात करते हैं। दरअसल भारत की खेल रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। कंपाउंड तीरंदाजी को दोस्तों टॉप्स स्कीम में जगह दी गई है। टॉप्स क्या है, तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एथलीटों को प्रशिक्षण देना, पोषण देना, खेल कूद विज्ञान, कोचिंग और अन्य आवश्यक क्षेत्रों में वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता देना। दरअसल दोस्तों इस योजना का, इस स्कीम का अपना एक उद्देश्य है। इसके तहत दोस्तों भारत के जो टॉप एथलीट है, शीर्ष एथलीट्स है, ऐसे एथलीटों को दोस्तों, ठीक है, ओलंपिक खेलों के लिए प्रशिक्षण देना, ओलंपिक खेलों के लायक उनको तैयार करना और ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक मेडल जीत सके, इससे संबंधित जो है दोस्तों उनकी तैयारी को और भी दुरुस्त कराना। ठीक है, ये इसका अपना मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरीके से साथ याद रखेंगे, खेल का नाम कौन सा है, कंपाउंड तीरंदाजी। अब दोस्तों कंपाउंड तीरंदाजी के अतिरिक्त और कौन कौन से खेल को टॉप स्कीम में शामिल किया गया है, तो जरा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टॉप्स स्कीम में जो और भी खेल है दोस्तों, उस खेल के नाम क्या है, तो यहाँ से मैं आपको इसकी भी जानकारी देता हूँ। दोस्तों इसमें 6 खेल है, ठीक है, इसमें कुल मिलाकर कितने खेल है, इस स्कीम में टोटल 6 खेल है। और इन 6 खेलों के नाम है दोस्तों मुक्केबाजी, तीरंदाजी, तीरंदाजी के अतिरिक्त शूटिंग, के अतिरिक्त दोस्तों बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, इतने खेलों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रख लेंगे 6 खेल कौन कौन से, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, शूटिंग, बैडमिंटन, हॉकी और कुश्ती। ठीक है, ऐसे 6 खेलों को, ये जो टॉप्स स्कीम की बात हमने की दोस्तों, इस टॉप्स स्कीम में शामिल करने का काम किया गया है। टॉप्स स्कीम क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, इसका कंप्लीट फॉर्म क्या होता है, इन सारी चीज़ों की मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दे रखी है। दोस्तों वीडियो को थोड़ा स्लो कीजिए, या तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं।
अगली जानकारी दोस्तों, एसबीआई पूरे भारत में 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा। अब ऐसा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, और इसी से रिलेटेड जानकारी है दोस्तों। जानकारी क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, साथ में इससे संबंधित जो जानकारी है या कुछ इस प्रकार से दोस्तों। 29 अप्रैल 2025 को 29 अप्रैल 2025 को एसबीआई और लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है दोस्तों। इन दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अब ये समझौता ज्ञापन क्या है दोस्तों, तो इससे संबंधित जानकारी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसका उद्देश्य भारत की सीमा व्यापार, इसका उद्देश्य भारत की सीमा व्यापार के अतिरिक्त दोस्तों तथा यात्री आवागमन या आवाजाही, यात्री आवागमन ढांचे को मजबूत करना, ढांचे को मजबूत करना, ढांचे को मजबूत करना, ठीक है, इतना याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब इसे मैं बता दूं आपको कि दोस्तों इस योजना के तहत दरअसल बांग्लादेश, इस योजना के तहत बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इसके अतिरिक्त दोस्तों म्यांमार, इसके अतिरिक्त म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से जुड़े, पड़ोसी देशों से जुड़े 26 लैंड पोर्ट्स पर, 26 लैंड पोर्ट्स पर एसबीआई बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा, ठीक है, एसबीआई बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से देखा जाए, जहाँ पर बात हो रही है इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, भारतीय स्टेट बैंक की, पूरे भारत में, ठीक है, 26 भूमि बंदरगाहों पर यह बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा दोस्तों। ये कहाँ कहाँ पर खुलना है, दरअसल बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से जुड़े 26 लैंड पोर्ट्स पर एसबीआई दोस्तों बैंकिंग सेवाएं देगा, इसके लिए बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा दोस्तों। 29 अप्रैल 2025 को एसबीआई और एलपीएआई मतलब लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत की सीमा व्यापार तथा यात्री आवागमन ढांचे को मजबूत करना। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर कौन से बैंक की बात हो रही है, एसबीआई की बात हो रही है, और इसके अतिरिक्त लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात एलपीएआई की बात हो रही है। इन दोनों के बीच दोस्तों इस प्रकार का समझौता किया गया है, जिसके तहत कुल कितनी भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं देने की बात कही गई है, तो याद रख लेंगे दोस्तों 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं देने की बात एसबीआई ने की है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये अगली जानकारी है गन्ना नियंत्रण आदेश 2025। अब दोस्तों गन्ना नियंत्रण आदेश 2025, चलिए थोड़ा इसके बारे में बात करें हम लोग। अब दोस्तों गन्ना नियंत्रण आदेश 2025, तो दरअसल दोस्तों ये क्या है कि केंद्र सरकार ने गन्ना उद्योग को, केंद्र सरकार ने गन्ना उद्योग को अधिक पारदर्शी, गन्ना उद्योग को अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम, तकनीकी रूप से सक्षम
और वैश्विक मानकों के वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, ठीक है, वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से गन्ना नियंत्रण आदेश 2025 जारी किया, 2025 जारी किया। दोस्तों इसके बारे में बता दें कि जो गन्ना नियंत्रण आदेश 2025 है, ठीक है, यह आदेश 1966 के, ठीक है, इसके बारे में और भी कुछ बता देता हूं आपको। यह आदेश 1966 के पुराने गन्ना नियंत्रण आदेश की जगह लेगा, पुराने गन्ना नियंत्रण आदेश की जगह लेगा। चलिए अब इसका उद्देश्य जरा देखते हैं दोस्तों। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य के बारे में दोस्तों बता दें कि गन्ना उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य निर्धारण प्रणाली को आधुनिक बनाना, प्रणाली को आधुनिक बनाना। आधुनिक बनाना। चलिए देखते हैं दोस्तों एक बार फिर से। यहाँ पर देखिए गन्ना नियंत्रण आदेश 2025 की बात हो रही है और केंद्र सरकार ने गन्ना उद्योग को अधिक पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से गन्ना नियंत्रण आदेश 2025 दोस्तों जारी किया है। अब ये जो गन्ना नियंत्रण आदेश 2025 है, दरअसल ये 1966 के, याद रखेंगे 1966 के पुराने गन्ना नियंत्रण आदेश की दोस्तों ये जगह लेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो गन्ना उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य निर्धारण प्रणाली को आधुनिक बनाना, ठीक है। इस उद्देश्य के साथ दोस्तों गन्ना नियंत्रण आदेश 2025 जो है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी दोस्तों। अब यहाँ से पहला प्रश्न है, शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, मैंने आपको जानकारी दे रखी है, NH06 पर, मतलब NH6 पर इसका निर्माण दोस्तों होना है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 2024-25 सीजन में लिवरपूल ने किस टीम को हराकर चैंपियनशिप पक्की की। अब यहाँ पर बात हो रही है कि 2024-25 सीजन में लिवरपूल ने किस टीम को हराकर चैंपियनशिप पक्की की है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको क्या दिया है, ऑप्शन डी टोटेनहम हॉटस्पर। याद रखेंगे टोटेनहम हॉटस्पर को लिवरपूल की टीम ने दोस्तों 5-1 से पराजित करने के बाद यह खिताब जो है अपने नाम किया है। आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जा रही है। अब दोस्तों भारत में किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल रेंज स्थापित की जा रही है। साथियों करेक्ट आंसर कौन सा है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह कहाँ स्थित है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। अब दोस्तों ये जो बात हो रही है विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह, तो ये कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मतलब यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर कौन सा, ऑप्शन डी है, चौथा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना कब शुरू की गई। साथियों अभी मैंने आपको बताया है इसके बारे में, और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जो जानकारी मैंने वहां पर दी दोस्तों, उसी में इसे आप ऐड कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए होगा, सितंबर 2014 में दोस्तों, ठीक है। देश के जितने भी शीर्ष एथलीट है, ठीक है, शीर्ष स्तर के एथलीट है, ऐसे एथलीटों को दोस्तों ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी कराना, उनको कह सकते हैं एक प्रकार से करना, इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। क्या नाम है इसका, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। और ये शुरू कब किया गया था दोस्तों, ये शुरू किया गया था सितंबर 2014 में। अगला सवाल,
अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत के भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है? दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। और टोटल ऐसे कितने जगहों पर ये बैंकिंग सेवाएं देगा? तो ऐसे 26 बंदरगाहों पर दोस्तों ये बैंकिंग सेवाएं देने का काम करेगा। 26 दोस्तों पोर्टलैंड पर ये जो है बैंकिंग सेवाएं देने का काम SBI जो है वो करेगा। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश 2025 लाया है, ठीक है, या केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, तो यह किस आदेश पर अंतः स्थापित किया गया? मतलब इसे किस आदेश के जगह पर लाया गया, या फिर यह कौन से आदेश का जगह लेगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? गन्ना नियंत्रण आदेश 1966, ऑप्शन ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला सवाल, और यह रहा आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। दोस्तों प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? बात किसकी हो रही है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए वर्ष 2009, ऑप्शन बी वर्ष 2010, ऑप्शन सी वर्ष 2011 एंड ऑप्शन डी वर्ष 2014। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों आपके जवाब की मुझे बेसब्री से प्रतीक्षा होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अच्छे तरीके से जो भी तैयारी आप कर रहे हैं अपनी तैयारी में लगे रहिए। निस्संदेह आपका मेहनत निश्चित तौर पर एक बेहतर परिणाम आपके जीवन में लेकर आएगा। दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।